So in this chapter, we will start with the basics of the combustion, and we will go, or we were discussing about a very basic phenomena about the combustion. In that, we have seen that combustion may be of two types, or combustion flame may be of two types. That is the premix combustion or diffuse combustion. तो प्रीमिक्स्ड कम्बस्शन वो होता है जिसमें एयर और फ्यूल ऑलरेडी मिक्स करके इंजन के अंदर भेजा जाएगा या बर्न करने के लिए भेजा जाएगा। डिफ्यूज्ड कम्बस्शन वो होता है कि जिसमें कम्बस्शन हो रहा होता है और जो एयर है वो सराउंडिंग से आ रही होती है। अब मैं यहाँ पे एक और फिनोमिना, वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर फिनोमिना एंड दैट इज अबाउट द फ्लेम। कि फ्लेम एग्जैक्टली क्या होती है। तो फ्लेम जनरली हम ये कहते हैं कि फ्लेम, जैसे मान लीजिए कैंडल है, तो मैं कैंडल की रफ शेप बनाता हूँ। सो दिस इज द कैंडल and on this candle I suppose that this is a wick and the area, colorful area generally, which is yellow and blue area, this yellow and blue combination area is generally supposed or said that this part which I have shown by this shape is the flame। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ this is the flame। But in reality, the flame is what? Flame is the space or place where reaction is actually taking place. Reaction is actually taking place. तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन जिसकी हमने बात की थी, केमिकल रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये जो एक्सोथर्मिक है नेचर से, केमिकल रिएक्शन दैट विल मेक द फ्लेम। तो उस केस में फ्लेम मिलेगी। आशुतोष, आशुतोष है वो यहाँ पे? यस सर। अभी आपने दूसरे उससे भी एंटर किया है क्या, या एक ही है? नहीं सर। हाँ, वो फिर मतलब कोई वायरस है, बता देता हूँ। चला गया। नहीं सर, मैंने दूसरे आईडी से ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ठीक है, वो एक्चुअली कई बार क्या होता है जिनमें कुछ ना वायरस आ सकते हैं, तो वो ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक फिनोमिना विच इज दी कंबस्शन ऑफ कैंडल या वैक्स, मतलब की जो मोमबत्ती होती है घरों में हमारे, उसमें जो कंबस्शन फिनोमिना होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक फिनोमिना है, लेकिन उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यूजुअल फिनोमिना है, हम सभी देखते हैं, तो इसे हमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता। तो ठीक है, लेट अस डिस्कस समथिंग ऑन दी कंबस्शन इन दी कैंडल। अच्छा, क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि इसमें कैंडल में जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है एंड विच इज सो कॉल्ड एज फ्लेम, जिसे हम फ्लेम कह रहे हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली कहाँ पर हो रही होती है? इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? या बता सकता है सिर्फ ये बता दे कि केमिकल रिएक्शन इसमें हो कहाँ पे रही है? Nobody knows? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आपके पास कैंडल तो है, पर आपने उसको मान लीजिए बर्न नहीं किया था। तो बर्न करने की फिनोमिना में क्या होता है कि यहाँ पर जो विक है हमारे पास, विक के ऊपर जो वैक्स है वो कंडेंस होता है, क्योंकि वैक्स जो है दैट इज ए सॉलिड फ्यूल। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाए हैं। दीज ड्रॉपलेट्स आर ऑफ द वैक्स टू विच वी हैव टू बर्न, या जिन्हें हमें केमिकल रिएक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी टेक अ मैच स्टिक एंड वी ब्रिंग दिस मैच स्टिक हियर। एक मैच स्टिक लेते हैं, उसको बर्न करके हम इसके पास लेके आते हैं। सो दिस बर्निंग मैच स्टिक, कि जो मैच स्टिक हम लेके आए हैं, व्हाट डज दिस मैच स्टिक डू, या क्या प्रोवाइड कर रही है? सो दिस मैच स्टिक इज प्रोवाइडिंग अस द एक्टिवेशन एनर्जी। So activation energy is being provided
by this matchstick. Now the question again may comes out to be what is activation energy? कि activation energy क्या होती है? तो इसके बारे में हम छोटा सा एक ग्राफ बना के देख सकते हैं, ये आप लोगों ने बनाया होगा। तो ग्राफ ये कहता है कि suppose we are having a curve of like this, and here we have put it a ball, and this ball we have take from here to here. तो ये जो गेंद है इसे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लेके आना है। So what you have to do, you have to follow a path which will be going from here to here, and this path will bring the ball here. Now if I talk about the potential energy, firstly what we have to do, we have to supply this amount of E energy. That I can say that this amount of energy is to be supplied by me, so that this ball may come from here to here. क्योंकि अगर ये गेंद यहाँ से यहाँ नहीं आएगी तो फिर ये यहाँ पर भी नहीं आ सकती है। तो इस बॉल को इधर लाने के लिए, पोजीशन 2 पे लाने के लिए, इट इज नेसेसरी दैट इट शुड कम टू दी पोजीशन 2 डैश। ये बहुत जरूरी है कि ये 2 डैश पे आए। अगर ये 2 डैश पे नहीं आएगी तो फिर हम इसे यहाँ पर 2 पे नहीं ला सकते। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड, कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये जो एनर्जी की अमाउंट है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर जब गेंद यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी 2 से 2 डैश, यानी कि एनर्जी जो हमें मिलेगी 2 पे आने से फ्रॉम 2 डैश, तो दैट विल बी द एनर्जी which will be given by the chemical reaction of these products. तो यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, दिस पार्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस मैचस्टिक, एंड it will be provided or it will be given to the system one time. इस सिस्टम को एक बार एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई है, और प्रोवाइड करने के बाद दिस सिस्टम हैव स्टार्टेड वर्किंग। अब इसमें क्या होगा कि जब केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आ जाएगी तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस वी हैव टू गिव नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी। तो नेट अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच विल गेट फ्रॉम द रिएक्शन विल बी E2 माइनस डेल्टा ई। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम माइनस कर देंगे तो उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलेगी, ये हमें नेट एनर्जी मिलेगी केमिकल रिएक्शन से। अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, लगातार हो रही है, और एक्सोथर्मिक है, तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये करने के लिए देन सर जूम आउट कर दीजिए, इसमें ये दिख नहीं रहा था, पूरी रिएक्शन दिख नहीं रही जो आपने लिखी है। यस सर। एंड नाउ व्हाट आई डू, आई मेक यू पोहो। ठीक है, मैं तुम्हें पोहो सुना देता हूँ। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें वो चलिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर ली, और कोई अगर डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमिना मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। देखने में आसान लग रहा है, पर लेकिन जितना भी कंबस्टन है और सब चीज़ें इसी के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली सारा कुछ इसी सीरीज में चलेगा, तो आप किसी को मिस तो नहीं कर सकते हैं चीज़ को, बट जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करेंगे ग्रास्प करने की। और सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं टाइम से आया करें, क्योंकि अभी मुझे दोनों काम करने पड़ते हैं, एडमिट करने का भी इसमें और सर्विस। तो मैं अभी जितने बच्चे आ गए ठीक है, अब बाकियों को दोबारा एडमिट नहीं करूँगा। अपना टाइम से आए, 10 मिनट हो चुकी है, तो अपना आदत। सर आप ना एक बार मैसेज डाल दिया करो जिस टाइम क्लास के टाइम से, मैसेज डालने के बाद बच्चे नहीं गए। अभी मैंने मैसेज डाला ना, तो उसके बाद कर रहे हैं ज्वाइन। ये बात वो नहीं है, तो बच्चों का अपना वो है ना, जब क्लास 9 बजे है तो अब ये बात हर रोज बताने की नहीं है ना कि 9 बजे आना है या नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली ये तो है सर। फिर भी मतलब टीचर जिम्मेदारी ले ले कि बच्चे पहुंच जाए क्लास में, है ना, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हमें क्लास में आए। वो अभी मैं 1-2 को इंटरव्यू दूंगा ना अपने आप, देखो नेक्स्ट टाइम ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, फिर क्या होता है ना, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, अगले 5 मिनट में आते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग वाला पहले तो ये रहता है कि कहाँ से स्टार्ट किया, क्या किया, उसमें माइंड चला जाता है। फिर जो साथ साथ करवाते हो ना, वो भी कनेक्ट नहीं हो पाता। 5 से स्टार्ट किया था, 5 मिनट लेके स्टार्ट किया। चलिए कोई नहीं, खैर भी
सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी हम जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, बाकी जिसको होगी वो रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चल जाएगा पता, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं जो हमने किए थे, तो अगर उसमें कुछ रह गया तो आप हाँ उसमें से देख लीजिएगा, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस हम किसी क्लास में कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है द प्रॉब्लम जो है कि हम वैक्स की बात करें, तो वैक्स को भी क्या करना है, अभी एक्टिवेट करना है। तो वी हैव टू एक्टिवेट द वैक्स so that this activated wax can take part in the chemical reaction। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास वैक्स है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन करवानी है, और केमिकल रिएक्शन जनरली सॉलिड फॉर्म में थोड़ा मुश्किल होती है। सॉलिड फॉर्म में मुश्किल इसलिए होती है कि क्यों मुश्किल है, नाउ आई टेक अ ड्रॉप ऑफ दी फ्यूल, कि मान लीजिए मैं एक आपको ड्रॉप लेता हूँ, ड्रॉप हम फ्यूल के ले रहे हैं, तो दिस इज दी फ्यूल एंड से वी आर हैविंग द ऑक्सीजन ऑल अराउंड इट। यहाँ पे हमारे पास फ्यूल है और फ्यूल के चारों तरफ ऑक्सीजन है। नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी रिएक्टिंग विद द फ्यूल, तो ये जो ऑक्सीजन है ये फ्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन फ्यूल के साथ रिएक्शन करेगा देन CO2 विल बी फॉर्म्ड एंड H2O विल बी फॉर्म्ड, ये दो चीजें बन जाएंगी, इसमें CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब ये जो CO2 और H2O बन गया है, तो दिस फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, अब यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये CO2 और H2O यहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एयर ब्लो नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते, एयर ब्लो करते, तो फिर क्या होता है कि ये जो हमारे पास CO2 और H2O इकट्ठा हुआ था वो यहाँ से चला जाता। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने एयर ब्लो नहीं किया, तो जो CO2 है और H2O यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहीं पर रखा रहेगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, एंड दैट क्वेश्चन वाज अबाउट द फ्लेम स्पीड, हम डिस्कस कर रहे थे। So that flame speed part will be discussed in the next lecture tomorrow, क्योंकि आज इसमें जो हम कर रहे हैं इसमें फ्लेम स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अभी, तो वो कल आएगा, तो वो डिस्कस हम कल कर लेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप साथ ही साथ पूछ सकते हैं बीच में। तो इसमें क्या है कि CO2 और H2O जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, अब क्या है कि इसको यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए एयर ब्लो करना पड़ेगा। पर मान लीजिए एयर नहीं है, क्योंकि अभी हम मानते चलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन है, आपने पढ़ा था पिछली बार कि नेचुरल कन्वेक्शन और पोस्ट कन्वेक्शन। तो एयर क्योंकि ब्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इसको हटाने का कोई जरिया नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे CO2 और H2O इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो CO2 और H2O इकट्ठा होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं आने देगा, डिफ्यूज नहीं होने देगा। तो यहाँ पे जो हमने बात की डिफ्यूज कम्बस्टन, क्योंकि इसमें एयर ब्लो नहीं हो रही, तो कम्बस्टन विल बी ऑफ डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज नहीं होने देगा तो जो केमिकल रिएक्शन है वो फ्यूल का जो इनर पार्ट है उसको फर्दर कंज्यूम नहीं होने देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास अगर फ्यूल सॉलिड फॉर्म में है या उसके जितने बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके ऊपर जो CO2 H2O है वो इकट्ठा हो जाएगा, कंबस्ट होने के बाद जो मिक्सचर है वो इकट्ठा हो जाएगा और वो फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि इस केस में भी क्या ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जब आप मैच स्टिक लेके आते हैं, सबसे पहले वैक्स मेल्ट होता है, जब वैक्स मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद जो वैक्स है दैट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस विक, WICK, दैट स्टार्ट फ्लोइंग इन द विक एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ जाता है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या है, ये ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। लेकिन जब ये ऊपर आता है तो ये वैक्स जो है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, फ्यूल और ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आते हैं और कॉन्टैक्ट में आने के बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ एयर ब्लो करेगी, मतलब एयर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे एयर क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जब इसको मैच स्टिक को जलाया और टेम्परेचर हाई हो गया, तो और यहाँ पे जो टेम्परेचर था एयर का टेम्परेचर, दैट एयर टेम्परेचर वाज लो, तो एयर का जो टेम्परेचर था वो लो था। तो एयर विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ऑल साइड टू दिस विक, और जब ये एयर यहाँ पे विक पे आएगी तो ये जो फ्लेम की आप शेप देख रहे हैं ये भी इसी वजह से बनती है, क्योंकि जो सराउंडिंग से एयर आती है वो इसे इस तरह की शेप दे देती है। तो एयर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल दिस वे एंड फ्लेम विल बी हैविंग, और रीजन विच विल बी ग्लोइंग विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ शेप। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ एयर मिक्स हो गई है इसके साथ, और यहाँ पर क्या होगा, आप जरा देखेंगे कि एक रीजन थोड़ा सा ग्रे ग्रे रहेगा, थोड़ा ग्रे रहेगा, और उस ग्रे रीजन के सराउंडिंग में एक छोटा सा ऐसे आपको फ्लेम दिखाई देगा। तो ये जो ग्रे रीजन है, जो मतलब कि जहाँ पर अभी हम यहाँ पर मैं इसको बाय ग्रीन कलर दिखा देता हूँ, दिस ग्रीन कलर इज शोइंग ए रीजन वेयर नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एयर आई है, एयर के साथ मिक्स हुई है, मिक्स होने के बाद केमिकल रिएक्शन होगी और एंड दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स सम टाइम। हर एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ टाइम की जरूरत होती है। तो यहाँ तक पहुंचने में ये वो टाइम है जो केमिकल रिएक्शन लेगी। तो दिस रीजन विल बी द फर्स्ट रीजन वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये पहला रीजन ऐसा है, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये रीजन ऐसा है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दिस रीजन वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट इज कॉल्ड एज फ्लेम। तो ये अंदर वाला पार्ट भी फ्लेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इस पार्ट में हो रहा है और यहीं पर टेम्परेचर हाई होता है। इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आता है कि आप एक पाइप लिए, छोटा पाइप को यहाँ पे रीजन में डालिए, तो जो बाहर की तरफ धुआं आएगा अगर आपको जलाएंगे जल जाएगा। और यहाँ का टेम्परेचर भी जो होता है बहुत कम होता है, टेम्परेचर असली यहाँ पर होता है। और उससे दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर मान लीजिए आप एक कागज लेते हैं और फ्लेम के ऊपर रखते हैं, मान लीजिए आपने एक मोमबत्ती का के ऊपर एक कागज को रखा, तो उसमें आपको 2 रिंग्स मिलेंगे, 1 रिंग विल बी आउटसाइड रिंग एंड 1 विल बी इनसाइड रिंग। तो इनसाइड रिंग इसकी वजह से और आउटसाइड रिंग इसकी वजह से। तो इस फिनोमेना को आगे डिस्कस करते हैं। फर्दर क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतना एयर नहीं था कि ये सारे के सारा वैक्स जो नीचे से आ रहा है उसको कंप्लीट करा सके। नाउ व्हाट विल हैपन, तो यहाँ तक जो हुआ दैट वाज प्री मिक्स, कि एयर ने एक साथ पहले मिक्सिंग कर ली थी, मिक्सिंग करने के बाद वो यहाँ तक आया और प्री मिक्स हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, एयर विल स्टार्ट कमिंग टू दिस रीजन बिकॉज हेयर टेम्परेचर इज हाई। तो एयर क्या सर्कुलेट करना शुरू करेगी, तो इस रीजन में एयर आएगी। एयर आने के बाद फिर फर्दर जो अनकम्बस्टिबल पार्ट है, जो पार्ट है वो कंबस्ट नहीं हो पाए थे, उनके साथ एयर मिक्स होगी। और एयर मिक्स होने के बाद लास्ट में जो हमारे पास एयर मिक्स हो गई है, उसके बाद लास्ट में इस पार्ट में जो मैं यहाँ पर इसमें दिखा रहा हूँ, जो कि पार्ट आपको दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। और जनरली आपने यही पढ़ा होगा कि जो मोमबत्ती होती है उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि इनविजिबल होता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल आप कर भी सकते हैं अपने आप, कि जो फ्लेम के आउटसाइड में पार्ट होता है, अगर वहाँ पे आप कोई लकड़ी का पार्ट या मैच स्टिक लेके आएंगे तुरंत जल जाएगी। लेकिन अगर आप इसी लकड़ी को इसके अंदर डाल देंगे पूरा अंदर की तरफ, तो उस केस में आप देखेंगे कि बर्निंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पर हाई टेम्परेचर है ही नहीं। हाई टेम्परेचर इस रीजन में है जहाँ पर एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसे थोड़ा हम जूम कर देता हूँ। तो इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि जब हम इसको कैंडल को मैच स्टिक से बर्न करते हैं, फर्स्टली वैक्स विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म एंड फर्दर दैट लिक्विड फॉर्म विल बी कन्वर्टेड टू गैसियस फॉर्म। तो वो जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो एयर यहाँ से आएगी, एयर मिक्स हो जाएगी। तो वन केमिकल रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन दिस रीजन, particularly this thin region that will be called as flame। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी पहले केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी दैट विल बी ड्यू टू प्री मिक्स कंबस्टन, वो प्री मिक्स कंबस्टन की वजह से होगी। उसके बाद जो हमारे पास फर्दर एयर और फ्यूल मिक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे एयर सफिशिएंट नहीं थी कि सारे फ्यूल को बर्न कर सके, तो वो फर्दर मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल है वो ये है आउटर जोन में। यहाँ पर आकर के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वी विल बी गेटिंग मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिस रीजन। अब यहाँ पे आप के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये जो फ्लेम है ये तो इनविजिबल है, बट मतलब जिसको मैंने कहा कि भाई ये जो रीजन है, ये रीजन, दिस रीजन इज आल्सो इनविजिबल, दिस रीजन इज आल्सो इनविजिबल। तो फिर हमें जो रोशनी मिल रही है, मैंने बात की कि येलो और ब्लू दिखाई देगी, तो ये कहाँ से आ रही है? तो इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम घर सबके घरों में एलपीजी स्टोव होता है, ठीक है, एलपीजी बर्नर होता है। तो आप एलपीजी बर्नर को जला दीजिए, ठीक है, और उसमें जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ब्लू फ्लेम होती है इसमें ग्लेज नहीं होती, इसमें चमक नहीं होती। क्योंकि हमें जो पढ़ना है, स्टडी करनी है, किसी मटेरियल को देखना है, देन वी नीड सम ग्लेज, हमें चमक चाहिए होती है उसके अंदर। तो इसमें ग्लेज नहीं होती, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो ग्लेज है, ग्लेज कहाँ से आती है? ग्लेज यानी चमक जो है, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अनबर्न्ड पार्टिकल। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी फ्लेम में
जितने ज्यादा अनबर्न्ड पार्टिकल्स होंगे वो उतना ही ज्यादा ग्लेज प्रोड्यूस करेगा। और अगर मान लीजिए आपने ये पता करना है कि फ्लेम डेवलप हुई है नहीं, या मतलब वहां पे कंबशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा बाय कलर, देन इफ द कलर इज येलो, अगर मान लीजिए फ्लेम का के अंदर या जहाँ भी आसपास हम कलर देख रहे हैं अगर येलो है, देन कंबशन इज इनकम्प्लीट। इफ कलर इज ब्लू, देन कंबशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसका मतलब जो ब्लू पार्ट है या ब्लू फ्लेम है, दैट विल बी हैविंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर कंबशन कंप्लीट हो गया है। जो येलो पार्ट है, दैट विल बी हैविंग लो टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि येलो पार्ट विल बी गिविंग मैक्सिमम ग्लेज एंड ब्लू पार्ट विल बी गिविंग दी मिनिमम ग्लेज। अब हाँ बताइए। एग्जैक्टली फिर किस पॉइंट से स्टार्ट होती है फ्लेम वो केमिकल रिएक्शन? इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा है? ये वाला जो इनर रीजन है, ये वाला this one। इसके आउटसाइड? हाँ, इसका जो ये बाउंड्री यहाँ पे स्टार्ट होगी आउटसाइड। और इसी तरह से जो बाउंड्री है यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने लैंप्स देखे होंगे। लैंप का मतलब जैसे ना बहुत पहले टाइम में होता था, जो मिट्टी का तेल का दिया जलाते थे, मिट्टी का तेल जलाते थे ताकि रोशनी पैदा हो सके। तो उसमें क्या था, लैंप को जैसे मान लीजिए मैं अगर लैंप के बारे में बताऊं या आपने देखा भी होगा, और इसे आप कर भी सकते हैं, बता दूं कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को। तो वो क्या करते थे कि लैंप को चारों तरफ से शीशे से, ग्लास से ढक देते थे। ये पुरानी फिल्मों में दिख जाएगा आपको, एक ऐसा ग्लास होता था, कांच होता था इस शेप का, और उसे जो लैंप है लैंप के ऊपर रख देते थे। तो अब ये ग्लास क्या करेगा, ग्लास दो काम करेगा। फर्स्टली इट विल प्रोटेक्ट दी फ्लेम, ये हवा तेज चलेगी तो फ्लेम बुझ सकती है, फ्लेम एक्सटिंग्विश हो सकती है, तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा ग्लास। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके अंदर ऐसे कुछ फ्लेम ठोक चुकी है। सेकेंड पार्ट ये क्या करेगा, इसके नीचे आप देखेंगे होल्स भी होते थे ताकि एयर यहाँ से आ सके। सेकेंड पार्ट ये क्या करेगा, ये एयर की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये एयर की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग एयर अवेलेबिलिटी, एयर जो है वो कम से कम अवेलेबल रहे, ये बात ये करेगा। तो जब एयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, एयर कम क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी, तो उस केस में कंबस्टन क्या हो जाएगा, कंबस्टन विल आल्सो बी इनकम्प्लीट। तो एयर कम हो जाएगी, कंबस्टन इनकम्प्लीट हो जाएगा, एंड फ्लेम विल शिफ्ट टू येलो पार्ट, और अनबर्न्ड पार्ट विल बी मोर, एंड मोर विल बी ग्लेज। तो ग्लेजिंग वहां पे उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब इसका मैं आपको छोटा सा सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ करके कि आपने इसको कैसे करना है। दैट यू कोई रखती है ऐसे ही। इसका आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, जो आपका एलपीजी बर्नर है, मैंने आपको बताया एलपीजी बर्नर में कुछ इस तरह की शेप रहती है, और ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है यहाँ पे बर्नर रहेगा। तो यहाँ पे एक होल होता है जहाँ से एयर आती है, ठीक है। तो आपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना है कि जो आप इस एलपीजी बर्नर को बर्न कर देंगे और आप यहाँ पे जो फ्लेम बन रही होगी, यानी विल फाइंड इट लाइक ए ब्लू। तो ठीक है, ये जो ब्लू फ्लेम होगी, तो उसमें आप देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे किसी भी टेक्स्ट को। आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी इसको होल्ड कर लीजिए, यहाँ पे अपनी उंगली लगा लीजिएगा, ठीक है, नीचे से आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको होल्ड कर लेंगे तो आप इसका देखेंगे कि जो फ्लेम ब्लू थी, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू येलो, ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने एयर की जो सप्लाई जा रही थी, एयर की सप्लाई को रोक दिया, एयर बंद हो गई, जो प्रीमिक्स कंबस्शन था वो बंद हो गया। अब सिर्फ कंबस्शन क्या होगा, डिफ्यूज टाइप कंबस्शन होगा। और लेकिन डिफ्यूज टाइप कंबस्शन के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें या फ्लेम को या बर्नर को कि भाई वो उसको पूरा कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, अनबर्न्ड मिक्सचर ज्यादा हो गया, यानी अनबर्न्ड पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, और अनबर्न्ड पार्टिकल्स होंगे तो फ्लेम विल बी लुकिंग अस टू येलो, और येलो दिखेगी तो आप देखेंगे कि आप उसमें इजीली पढ़ पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, उसमें पढ़ना आसान हो गया टेक्स्ट को। तो दिस इज द समथिंग अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ द कंबस्शन विच इज वेरी नेसेसरी टू नो कि कंबस्शन एग्जैक्टली क्या होता है, फ्लेम क्या होता है। क्योंकि जब ये शब्द आएंगे कि फ्लेम है, तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज आते हैं कि फ्लेम तो सभी जगह होती है, कंबस्शन शुरू हो गया।
तो फिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है? तो वहाँ पे वो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। So you can ask any question if there is any question. Otherwise, we will proceed to next part. हेलो हाँ बताइए। सर, एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन करना जो वो ये बर्नर वाला किया आपने। ये वाला ये सर। इसमें बर्नर में एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करना है कि जैसे जो आप है घर में गैस है, हमारे पास एलपीजी स्टोव है। एलपीजी स्टोव को ऑन कर लीजिए, मतलब जला लीजिए, जैसे लाइटर वगैरह लगाते हैं, लाइटर लगा के एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, तो रिएक्शन विल स्टार्ट हो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो फ्लेम है दैट इज कमिंग एट ब्लू, ब्लू फ्लेम आ रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप इसको एक्सपेरिमेंट को उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे थोड़ा सा अंधेरा है, तो आप ब्लू फ्लेम में अगर कुछ टेक्स्ट मतलब कोई किताब लेकर पढ़ने की कोशिश करेंगे उसके आगे, तो आप यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करिए कि बर्नर के नीचे की तरफ देखेंगे, जो कि मतलब हमारे पास जो स्टोव होता है, स्टोव के अंदर की तरफ या एलपीजी जो गैस होती है उसके नीचे की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे एक जो पाइप है जहाँ से गैस आती है, वहाँ एक छेद है, छोटा सा होल है। अब आप मतलब ये जलता रहने दीजिएगा, उसको बंद नहीं करना। अब आप उस छेद को होल्ड कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे उंगली लगा दीजिए, ठीक है। तो या इसको पकड़ लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, एयर की जो सप्लाई हो रही थी यहाँ पे वो बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप ये देखेंगे कि जो फ्लेम पहले ब्लू थी दैट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू येलो, क्योंकि ब्लू फ्लेम में तो पार्टिकल्स जो थे, जो भी हमारे पास मिक्सचर था, दैट वाज बर्निंग कम्प्लीटली। लेकिन आपने एयर की सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे येलो में। अब अगर आप येलो फ्लेम के अंदर कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस येलो फ्लेम में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि येलो फ्लेम के अंदर ज्यादा ग्लेज होती है इन कंपैरिजन टू ब्लू फ्लेम। So this is a very simple experiment which will be proving the things which we were being discussing here. ठीक है, any other question or doubt? So we proceed to the next part and next, हाँ बताइए। सर मैं ये ना आज ना हरियाणा में इतनी चल रहा। अच्छा, हाँ, तो नेट गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, इस वजह से बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे। तो आज ज्यादा मत टॉपिक करवाइए आगे क्लास में, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं बैच कोऑर्डिनेटर सर से मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, मैंने आपसे बात की थी कि हम जूम पे कर रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दी लेक्चर, so it will not be problem and it will be available on the YouTube. अब जितने भी हम लेक्चर्स लेंगे, these all lectures will be available on YouTube, तो वो वहाँ से कवर कर लें। और दूसरा, we will be having some extra classes afterward on Saturday Sunday, अभी नहीं, एक या दो शनिवार रविवार हम कवर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर एडवांस टॉपिक इन दोज क्लासेस। कुछ हम जो है विजिटिंग फैकल्टी को बुलाएंगे, मतलब जो गेस्ट लेक्चर करवाएंगे, तो जो पार्ट है वहाँ पे कवर हो जाएगा। सो दैट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम दिस टाइम बिकॉज ऑल द लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब and anyone can go on YouTube and can see the lecture. So we come to the next part of the course, that is the flame front. अब ये फ्लेम फ्रंट जो है दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना टू डिस्कस और टू नो। तो फ्लेम फ्रंट में क्या होता है, जैसे भी आपने देख लिया कि फ्लेम डेवलप होती है, फ्लेम इज अ प्लेस वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। तो अभी हम बाकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इंजन में कैसे आएगा वगैरह वगैरह, बातों को नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा पार्ट लेंगे कि जैसे आप इमेजिन करिए यू आर सिटिंग इन ए रूम, ठीक है, और आप एक ऑब्जर्वर हैं, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रूम में आपने एयर प्लस फ्यूल को मिक्स कर दिया है। फ्यूल वाज ऑफ गैसियस नेचर से, एयर और फ्यूल को मिक्स कर दिया है
फ्यूल भी गैसियस था तो एयर भी गैसियस फॉर्म में थी, तो दोनों मिक्स हो गए एयर एंड फ्यूल। तो इसका मतलब क्या है कि इस रूम में सब जगह पे हमारे पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर अवेलेबल है। नाउ सपोज what we do, we provide some activation energy by this wall या by this space। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है, एरिया है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग ये है कि फ्रॉम दिस स्पेस आई विल बी सप्लाइंग सम हीट एंड व्हाट दिस हीट विल बी डूइंग, इट विल स्टार्ट burning or it will give initiation to chemical reaction and chemical reaction will start from here। यहाँ से मान लीजिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, और अभी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, जो भी ऑब्जर्वर है वो केमिकल रिएक्शन को देख रहा है। अब जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बेसिकली व्हाट ही विल ऑब्जर्व कि यहाँ से हमने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड किया, केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज फॉरवर्डिंग इन दिस डायरेक्शन। ये केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है। फॉरवर्ड होने का मतलब ये है कि ये जो स्पेस है दैट इज कंज्यूमिंग द फ्रेश मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। अच्छा, ये जो हम लेके चल रहे हैं या बात कर रहे हैं, दिस इज इन द लेमिनार रीजन। लेमिनार तो आपको ध्यान होगा ना, लेमिनार हमने शब्द पिछले पढ़ा था हीट ट्रांसफर में। ये लेमिनार है, परफेक्टली नो डिस्टर्बेंस, वेरी स्मूथ रीजन। तो ये लेमिनार रीजन है और इस लेमिनार रीजन में नो डिस्टर्बेंस इज अवेलेबल। So this part or this chemical reaction which is proceeding in the forward direction is called as flame front। ये चाहे आप नोट कर लीजिएगा, ये थिन रीजन जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और ये आगे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि बाकी एयर से मिक्सचर कंज्यूम कर रही है, then this is called as flame front। So this flame front will keep on proceeding from left side to right, ठीक है, क्योंकि एज इट विल बी सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो हमारे पास फ्लेम फ्रंट है या जो भी मटेरियल है दैट हैव एंटर्ड इन दिस स्पेस एंड दैट इज गोइंग फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन एंड इट विल कीप ऑन कंज्यूमिंग ऑल द एयर फ्यूल मिक्सचर। नाउ द स्पीड विद व्हिच दिस फ्लेम फ्रंट विल बी कंज्यूमिंग द मिक्सचर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जैसे आपने कंबस्शन दिया ये सारे का सारा विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या इमीडिएटली कंज्यूम कर लेगा। ये जो केमिकल रिएक्शन है इट विल बी प्रोसीडिंग विद सम स्पीड इन द डायरेक्शन और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करेगा, लेकिन इसकी अपनी एक स्पीड होगी जिस स्पीड से ये प्रोसीड करेगा। एंड दिस स्पीड विद व्हिच इट इज प्रोसीडिंग इज कॉल्ड एज फ्लेम स्पीड। ठीक है, जो हम फ्लेम स्पीड की बात कर रहे थे, फ्लेम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो फ्लेम की वेलोसिटी क्या होती है? फ्लेम की वेलोसिटी यही होती है कि जिस स्पीड से ये हमारे पास फ्लेम है दैट विल बी प्रोसीडिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जिस स्पीड से ये जो फ्लेम है इस स्पीड से यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लेम स्पीड। अब ये फ्लेम स्पीड जो होती है ये अलग अलग फ्यूल के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, तो ये जो फ्लेम स्पीड होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 35 मीटर पर सेकंड। ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कंबस्शन को शुरू किया और ये रूम 35 मीटर लंबा है, so the effect of combustion will be felt from here to here within 1 second। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में उसका इफेक्ट फील होगा, because this flame front will take some time to travel from here to here। और टाइम कितना होगा? वो टाइम होगा 1 सेकंड 35 मीटर कवर करने का। अगर मान लीजिए आपने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केस में ये हो जाएगा 140 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन की फ्लेम स्पीड ज्यादा होती है 140 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो 35 मीटर है दैट विल बी कवर्ड इन 1/4 सेकंड। वो यहाँ से यहाँ जितना भी हाइड्रोजन होगा उसे 1/4 सेकंड में कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 4 गुना ज्यादा है इससे।
और अगर मान लीजिए आपने इसमें ले लिया मिट्टी का तेल, कोयला, तो वो ले लेगा और बहुत ज़्यादा टाइम। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, ये जो फ्लेम हम डेवलप करते हैं या हम कंबस्टन करते हैं, नॉर्मल कंबस्टन फिनोमिना इतनी एफिशिएंट ही नहीं है कि वो जो हमने 0.001 सेकंड की बात की थी, उसके अंदर पूरे इंजन का फ्यूल कंज्यूम कर सके। दैट इज नॉट सो मच एफिशिएंट फिनोमिना। तो वो फिनोमिना इतनी एफिशिएंट है ही नहीं कि इस पूरे इंजन का फ्यूल को कंज्यूम कर सके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लेम स्पीड which is required to see or required to observe। ठीक है, मैं अभी बस 1 मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। तो अभी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं तो उनको आप बोल दीजिएगा दे शुड कम ऑन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा उनको बोल दीजिएगा तो थोड़ी टाइम से आए। एंड यू कैन सी इफ यू आर हैविंग एनी चैनल का क्वेश्चन लिंक देन शेयर कर दिया आपने? क्या कह रहे हैं? हेलो, चैनल का लिंक हाँ सर शेयर कर दिया आपने? हाँ, चैनल पे मैंने लिंक शेयर कर दिया। मैं आपको आज दोबारा से कर दूंगा। मैंने चैनल पे जो लास्ट लेक्चर था दैट इज व्हाट आई हैव लोडेड। ठीक है सर, चैनल पे आप मैंने लिंक शेयर कर देना सर। हाँ, मैं इसके लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा। वो सभी एक ही चैनल पे है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा।